गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे एक कैरेक्टराइजेशन टेक्निक जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो उसका एक हम लोग प्रिंसिपल और उसकी इंटरफेरेंस पे बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो स्पेशली मास्टर्स स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जो स्टूडेंट मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल ये टॉपिक हो सकता है। तो हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट करी है, तो उसका एक पार्ट है ये जिसमें हम लोग आपको टेक्निक्स के बारे में एक डीप और एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में इजी वे में हम आपको कैसे कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। उस पे हम लोग एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस लेक्चर का ये फर्स्ट लेक्चर है। सो हम बात करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इस टेक्निक्स में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशन बाय ग्राउंड स्टेट न्यूट्रल एटम इन द गैस फेज। इसमें क्या होता है कि एक एटम्स जो सॉल्यूशंस होते हैं, सैंपल होते हैं, उसको पहले सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको एक वेपर में वेपराइज किया जाता है। फिर उसको तो जो जो वेपर होने के बाद जो एटम्स है वो एक गैसीय फेज में चले जाएंगे। और उस गैसीय फेज में ग्राउंड स्टेट में एटम होते हैं, वो क्या एक रेडियो मैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्व करेंगे एक फॉर स्पेसिफिक वेवलेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैडमियम कर रहे हो, तो कैडमियम की जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है वही वो सोर्स से जो वेव आएगी वही वो एटम है, वो ग्राउंड स्टेट एटम है, वो उसको ऑब्जर्व करेंगे और एक सिग्नल प्रोवाइड हो जाएगा। द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन। मतलब कि जो आपकी फ्लैम है, उस फ्लैम के जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम है वो जितना ज्यादा होगा, वो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। द सिंपल सॉल्यूशन इज एस्पायरेटेड इनटू द फ्लेम एंड कन्वर्टेड इनटू एटम atomic wave for the at okay, so we already discussed कि when we put the flame, जो सैंपल सॉल्यूशन को होगा जैसे ही फ्लेम में रखेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक वेपर में। और उस टाइम क्या होता है कि कुछ आइटम्स होते हैं वो फ्लेम की वजह से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड, जैसे E1 E2 कैटेगरी होती है ना, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट सेकंड, एक्साइटेड। तो क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट के कुछ एटम फ्लेम की वजह से थर्मली वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो टॉप क्या बोलते हैं एटम्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट्स में होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन ऑफ एटम है उसको मेजर करती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस ग्राउंड स्टेट एटम का। हम बात करते हैं जैसे कुछ फ्लैम फोटोमेट्री है या फ्लैम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एएस है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक है। सो विच वन इज बेटर, वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि जैसे हम फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से सैंपल हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट विथ लो एक्साइटेशन एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय FES। जो फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इमिशंस, इमिशन के बाद जो वेवलेंथ होती है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कोई फॉर एग्जांपल किसी का गैप एनर्जी गैप बहुत कम है, जैसे कोई एटम है उसका एनर्जी गैप बहुत कम है, तो जैसे हम थर्मली उसके ग्राउंड स्टेट एटम इजीली थर्मली वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, तो वो वेव को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम क्या होता है, वो एटम क्या करते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब वो एक वेवलेंथ रिलीज करते हैं। तो उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट है, वो हम लोग फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकते हैं। और एएस से हम लोग वो सैंपल डिटरमाइन कर सकते हैं जिनकी एनर्जी है, जो एनर्जी गैप है वो हाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ओके, सो अब बात करते हैं जो ग्राउंड स्टेट एटम्स होते हैं उनकी हम पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला है मैक्सवेल बोल्ट्जमान इक्वेशन, उसके थ्रू हम लोग NE/N नॉट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और चीज है, जो NE/N नॉट है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। तो इस तकनीक में टेम्परेचर का ज्यादा रोल नहीं होता है, मीडियम यूज करते हैं। जबकि फ्लैम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट एटम है उसको हम फ्लेम से फिर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि मॉडरेट फ्लेम डालते हैं ताकि एटम है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहे। अगर आपने ज्यादा फ्लेम डाला थर्मली तो क्या करेगा, जो एक्साइटेड स्टेट नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट में जो एटम है वो कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट में। ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एएस, तो बात करते हैं ना। ग्राउंड स्टेट एटम absorb radiation at certain frequency when the electromagnetic radiation characteristic of wavelength is passed through an atomic vapor of element. Absorption cause electronic transition between excited state and ground state, and extent of absorption is quantitatively measure of the concerned
कंसेंट्रेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम इन द वेपर। ओके, तो जो ग्राउंड स्टेट एटम है उसकी वेपर में जो एटम्स है वो हम लोग, हाँ, क्वांटिटेटिवली मेजर करके हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए हम बीएट लैम्बर्ट लॉ यूज करेंगे, और उससे हम लोग कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट की। तो एएएस की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसको डिफरेंट लाइन सोर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट लाइन सोर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट। जैसे अगर आपको कैडमियम को डिटेक्ट करना है तो कैडमियम का सोर्स होगा, आपको मर्क्यूरी का डिटेक्ट करना है तो मर्क्यूरी का सोर्स होगा। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको हर बार आपका सोर्स चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो ये प्रिंसिपल है कि कैसे, जैसे ग्राउंड स्टेट एटम है, जैसे वेव आती है तो ये ग्राउंड स्टेट से एटम में एक्साइटेड स्टेट चले जाते हैं, और उस वेव को हम लोग फाइंड आउट करके उसकी कंसंट्रेशन के बेस पे हम लोग एब्जॉर्बेंस के बेस पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस, जो कि हमने पहले ही बोला कि हम लोग इसके प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो महन पैरामीटर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मास्टर्स में, वो है कंसंट्रेशन ऑफ। जब हम एलिमेंटल कंडीशन निकालते हैं तो जो इंटरफेरेंस होते हैं, जैसे हम सैंपल लेके आते हैं, रियल सैंपल लेके आते हैं, तो उसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं, तो उसकी वो क्या कितना इंटरफेरेंस शो करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप की और इंटरफेरेंस है: स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, केमिकल इंटरफेरेंस एंड आयनाइजेशन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग तीन इंटरफेरेंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट। एक सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट हम पार्ट की बात करेंगे। उसमें फर्स्ट होता है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। ओके, तो इस इंटरफेरेंस में क्या होता है कि ये जो होता है ओवरलैपिंग ऑफ एनी रेडिएशन विद रेडिएशन ऑफ सैंपल। फॉर एग्जांपल, आप कैडमियम का डिटेक्शन कर रहे हो, मैग्नीज का डिटेक्शन कर रहे हो, गैलियम का डिटेक्शन कर रहे हो, तो जो उसकी रेडिएशन के साथ में कोई अदर एलिमेंट्स है, जैसे अदर एलिमेंट हो गया, उसकी रेडिएशन उसको इंटरफेरेंस कर लेगी, तो जिससे कि हमको जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है, उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्ट कंसंट्रेशन फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, और सब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ओवरलैप कर जाता है, तो हमको पता ही नहीं कि ये किसकी पीक है। तो द interfering radiation may be due to another element, radical and molecule, unresolved spectra or general background emission from flame or solvent. Okay, तो ये जो इंटरफेरिंग रेडिएशन है वो हो सकता है कि उस एलिमेंट के सैंपल में जो एलिमेंट है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, उसके साथ कोई अनदर एलिमेंट्स हो, रेडिकल हो, मॉलिक्यूल्स हो, अनरिजोल्व स्पेक्ट्रा हो, या किसी की वजह से भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैग्नीज। ठीक है, सॉरी, जैसे हमने बात कर रहे हैं मैग्नीज की। ठीक है, तो हम लोग मैग्नीज, गैलियम और पोटेशियम की बात करते हैं, तो यहाँ जो 4033 एंगस्ट्रॉन से 4047 एंगस्ट्रॉन के बीच में सारी पीक्स है। ठीक है, तो अब ये आप बात करो तो मैग्नीज की जैसे ट्रिपलेट पीक है 4031, 4033 और 4035 एंगस्ट्रॉन। ओके, और गैलियम की है 4033 एंगस्ट्रॉन। अब देखो, हेलियम और मैग्नीज की टू पीक्स है ना, जो दोनों सेम उनका वेवलेंथ है। ठीक है, 4033 एंगस्ट्रॉम। ये जैसे मान लो आप कोई सैंपल ले रहे हो जिसकी मैट्रिक्स आपको डिटेक्ट करनी है, मैग्नीज के साथ अगर इम्प्योरिटी गैलियम की आ गई तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कि पीक गैलियम की है या मैग्नीज की है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, अपने जो इंस्ट्रूमेंट है एस, उसका रेजोल्यूशन बढ़ा दो। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप उसका जो मोनोक्रोमेटर है ना, वो चेंज कर दो। अगर आपने हाई पावर मोनोक्रोमेटर यूज कर लिया तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही वो उस ग्राउंड स्टेट एटम तक पहुंचेगी, इससे कि हम इजीली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे मैग्नीज के साथ गैलियम है तो उसका केमिकल सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में आप ये देख सकते हो कि जो 4033 पे जो पीक्स है, यहाँ पे 23 पीक्स है, तो इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए क्या करते हैं फिर हम, क्या बोलते हैं, सेपरेशन यूज कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटर है जो आपकी इंसिडेंट बीम है, उसको हम लोग हाई रिजोल्यूशन और हाई स्पेसिफिक करके हम इस इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कम समटाइम्स जो आपका सैंपल मैट्रिक्स होता है वो क्या, उसमें बहुत सारे कंबस्टन प्रोडक्ट होते हैं, जो इनकी वजह से एक ब्रॉड बैंड आता है।
जैसे हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल एलिमेंट ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम the presence of combustion product that exhibit broadband spectra or particulate product that scatter radiation, both reduce the power of the transmitted beam and lead to positive analytical error. उसकी वजह से पॉजिटिव एनालिटिकल एरर आ जाती है। उसको कैसे कम कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, when the source of this product is the fuel हो सकता है, ऑक्सीडेंट मिक्सचर अलोन हो सकता है, तो उसकी वजह से हम क्या एनालिटिकल डाटा कैन बी करेक्टेड बाय, इसको करेक्टेड कैसे कर सकते हैं? मेकिंग एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट बाय द ब्लैंक इज एस्पायर्ड इनटू द फ्लैट। फॉर एग्जांपल, उस सैंपल में आप क्या, जैसे आपका मेटल है, एक तो सैंपल है, उसके साथ एक उसका ब्लैंक है, तो ब्लैंक को रन कराएंगे तो उससे क्या पिक्स आ जाएगी, जो एक्स्ट्रा पिक्स है। और जो आपने सैंपल के साथ, ब्लैंक और सैंपल के साथ आपने कराया मेजरमेंट करा, उसमें भी वो पिक आ जाएगी। उससे बेनिफिट ये होगा कि आप इजीली उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस टाइप का करेक्शन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इन कैल्शियम डिटर्मिनेशन यूजिंग एएएस ए 220 नैनोमीटर, combustion product like CO2, unburned hydrocarbons produce broad background absorption, reducing beam intensity। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, बीम इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हम एक्चुअल कंसंट्रेशन फाउंड नहीं कर सकते। तो करेक्शन क्या कर सकते हैं? ए यूज एज अ प्लान टू मेजर एंड सब्जेक्ट बैकग्राउंड एब्जॉर्ब। ये जो आप ब्लैंक अपनी ब्लैंक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट डबल बीम इंस्ट्रूमेंट है या सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट, दोनों के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि जो डबल बीम में जो इंस्ट्रूमेंट, जो फ्लेम में जो पास होती है ना लाइट, वो रेफरेंस बीम होती है, वो फ्लेम से पास नहीं होती। क्योंकि डबल बीम में क्या, एक रेफरेंस बीम होती है, लेकिन वो फ्लेम के पास तो नहीं होती। तो हम जो इंटरफेरेंस होता है वो फ्लेम में ही तो हो रहा है। तो आपको दोनों में ब्लैंक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे ये अपने ये जो फर्स्ट जो पीक है, वो ये ऑब्जर्व पीक है, ठीक है। अब इस पीक में क्या कर रहा है, इसमें बैकग्राउंड फ्रॉम आ रहा है, कम्बसन प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको 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 हमने ब्लैंक एक्सपेरिमेंट करके निकाल के आप इसको एक्चुअल कर सकते हो। तो कि आप बिल्कुल 220 पे परफेक्ट पिक लेके आ सकते हो ड्यू टू द ब्लैंक एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं मैट्रिक इंटरफेरेंस। ये भी एक तरह का पार्ट है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस में। इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स, जैसे कि हम बेरियम का हम बात करेंगे आगे एग्जांपल की, जैसे बेरियम का हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं, तो बेरियम का जब डिटेक्शन करेंगे, तो उस डिटेक्शन के अंदर क्या होगा कि सैंपल मैट्रिक्स होगी। उसमें जैसे कैल्शियम अर्थ, जैसे डिटरमिनेशन ऑफ बेरियम इन एल्केनाइन अर्थ मेटल, तो एल्केनाइन में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अदर बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं? क्योंकि कैल्शियम भी इंटरफेरेंस करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन पीक होती है, वो बेरियम के ब्रॉड बेरियम की मतलब ब्रॉड रेंज में होगी, तो हम बेरियम की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस केस में क्या होता है कि जो ट्रांसमिटेड बीम होती है, उसकी इंटेंसिटी है वो लोअर हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें। ओके, सो नेक्स्ट तो वीक, जैसे हमने यहाँ पहले से ही बात की थी। ओके, ठीक है, तो हम बात डिटर्मिनेशन ऑफ बेरियम इन एल्केनाइन अर्थ में। अभी इस ग्राफ पे देखो, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55306 पे एक यहाँ पे कौन सी बेरियम की क्या इंटेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे पीक है बेरियम की, तो वो इसकी वजह से हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम ये कर सकते हैं कि हमको जो हम जो मीडियम ले रहे हैं, वो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्राइट ऑक्सीडेंट एयर एज ए ऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। और उसके साथ हम हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये फ्लेम है, वो डिकम्पोज कर देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और जो एब्जॉर्प्शन पीक आई है उसको वो इलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो इसकी हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे ये एलिमिनेट करता है। ओके, जैसे ये बिल्कुल हमने ये देखा, CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रा है, उसके बीच में बेरियम का स्पेक्ट्रा है। तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेम हम गैस की आई एयर की जगह हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड की जो गैस है वो यूज कर देंगे विथ हाई टेम्परेचर, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो केमिकल इंटरफेरेंस में क्या होता है? ओके, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू द लो एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि लीड टू लो ऑब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन कैसा होता है कि जैसे आपके पास है कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही अपने हाई टेम्परेचर डाला, डिसोसिएशन हो जाएगा। M1 प्लस
M2। ओके, तो उसमें क्या होगा, M1 और M2 में वो कन्वर्ट हो गया। अब फिर M1 और M2 की पीक आएगी, तो M की पीक आएगी नहीं। तो ये भी एक तरह का देख सकते हैं कि आप इस तरह से इसको एलिमिनेट करना है तो ये आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यू टू जो जो केमिकल इंटरफेरेंस होता है, जो कि इस केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू एनाइन। एनाइन और केटाइन, केनाइन में क्या होता है, जैसे फोस्फेट आयन होते हैं। अगर हमको जैसे मैग्नीज और कैल्शियम का डिटर्मिनेशन करना हो, उसमें फोस्फेट आयन है, तो फोस्फेट आयन क्या करता है, मैग्नीज 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 और कैल्शियम के साथ में क्या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से क्या, अगर जैसे ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है और फ्लेम में जाता है तो स्प्लिट नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको, इस रेमेडी को हम कैसे करना है, इसके लिए हम देख, स्ट्रोंशियम, लैंथेनम और थोरियम, ये जो कंपाउंड्स है उनकी हम क्या करते हैं, एक्सेस मात्रा उस सैंपल में ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, स्ट्रोंशियम फोस्फेट, लैंथेनम फोस्फेट, ये इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। तो जो फोस्फेट की कंसेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, और वी इजिली कैलकुलेट मैग्नीज एंड एंड कैल्शियम की कंसेंट्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हो, कितना आप आराम से इस चीज का इफेक्ट देख सकते हो कि कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ओके, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट पीक है, वो फर्स्ट पीक है विदाउट फोस्फेट, हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसेंट हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, जो नेक्स्ट पीक है विद फोस्फेट, अगर हमने जो और एक्सिस में डाला नहीं है, फोस्फेट और सैंपल सैंपल में फोस्फेट है, तो इसमें इतना डाउन हो जा रहा है उसका इंटेंसिटी, और अब ऑब्जर्वेंस कम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने रिलीजिंग एजेंट के थ्रू में, जैसे हमने स्ट्रोंशियम डाल दिया और अदर रीजन डाल दी, तो वो क्या, स्पष्ट वो एक बैटर फॉर्मेशन कर लेगा बॉन्ड किसके साथ में, फोस्फेट के साथ में। तो ऑलमोस्ट देखो इक्वल आ गया, ये ऑब्जर्वेंस है वो इक्वल हो गया। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलीजिंग एजेंट। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अ, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है केटाइनिक इंटरफेरेंस। ओके, केटायनिक इंटरफेरेंस ड्यू टू, जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन इंटरफेस मैग्नीज और एल्यूमिनियम, तो बोरॉन इंटरफेस करेगा मैग्नीशियम तो बोरेट बना देगा, एल्यूमिनियम इंटरफेस करेगा कैल्शियम का एल्यूमिनेट बना देगा। तो इस टाइप के जो स्टेबल कंपाउंड बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज करेंगे। क्या करेंगे, जो ये प्रोटेक्टिंग एजेंट है वो बोरॉन के साथ ईडीटीएफ फॉर्म कर देगा, कॉम्प्लेक्स जिलेटिन फॉर्म कर लेगा, और लैंथेनम, इस टाइप के जो प्रोटीन एजेंट क्या करेगा, इसको कम कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम कैल्शियम और एल्यूमिनियम आपस में बॉन्ड बॉन्ड बना दिया विदाउट ईडीटी, और ईडीटी ऐड कर देंगे, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, ईडीटी के साथ चिलेशन कंपाउंड बना लेगा, तो कैल्शियम भी फ्री हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसे हमने पिछली बार ग्राफ देखा, तो यहाँ पे हमने प्रोटीन एजेंट ऐड करने के बाद कितना बेनिफिट हो गया। नो इंटरफेरेंस के साथ में देखो हायर पीक, विथ इंटरफेरेंस के साथ में लोअर इंटेंसिटी ऑब्जर्वेंस, और विद प्रोटीन जो वापस वो हाई हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो हम इंटरफेरेंस की स्टडी कर रहे हैं वो आयनाइजेशन इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है कि हम जो फ्लेम यूज करते हैं, उस फ्लेम में अगर हमने ऑक्सीजन और जो गैस यूज करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर की कंपेयर टू, इन इन फ्लेम की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो मेटल आयन है वो मेटल मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जो पीक आएगी वो मेटल आयन की आएगी। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सप्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सोडियम है या पोटेशियम है, ठीक है, इनको अगर हम एयर फ्लेम में करें तो इनका आयनाइजेशन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन फ्लेम या नाइट्रस ऑक्साइड फ्लेम में अगर हम उनका एनालिसिस करते हैं, तो ये सोडियम है सोडियम आयन में, और पोटेशियम पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो पीक है वो कम हो जाएगी एब्जॉर्बेंस। फिर क्या करना पड़ेगा, वी कैन यूज करेक्शन कैसे करेंगे, आयनाइजेशन पेपर लाइक सीजियम, लिथियम सप्रेशन वी कैन यूज। एंड ये सप्रेशन क्या करेगा, जैसे ही हम ऑक्सीजन फ्लेम और नाइट्रोजन फ्लेम डालेंगे, तो ये भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, लिथियम भी लिथियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजियम भी सीजियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मास ऑफ, जैसे बिल्कुल आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है या जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन वापस कन्वेट होके वापस मेटल फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो आज हमने पूरा, हम लोगों ने प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में, हमने एएस पे टेक्निक के बारे में डिस्कस करा है। आपको किसी भी रिगार्डिंग एएस के बारे में और कुछ डीपली चीजें पढ़नी है भी, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, तो बिल्कुल हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। तो इसमें कोई भी कमेंट, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी किसी भी टेक्निक्स पे आपको डाउट है या समझ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।